तमन्ना अगर कोई आयोनिक रिएक्शन होती है ना, आयोनिक रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं रिएक्शन हो रही है PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, और Ki के बीच में, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तमन्ना? यस सर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन है, कौन बताएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन होती है, सर मैं बताऊं? कौन सर बताएगा? सर दोनों एक्वा होने स्टेट चाहिए। में होने Condition चाहिए। aqueous होने चाहिए, aqueous state। एक्वस स्टेट में होने चाहिए, बिल्कुल सही है। अब दोनों एक्वस में मतलब मेरे पास PbNO3 ट्वाइस किस फॉर्म में होगा? Pb+2 और NO3 -1, सही है? यस सर। और मेरे पास Ki किस फॉर्म में होगा? K+ और I-, ये भी सही है? यस सर। ठीक है, Pb+2 I- से जुड़ जाएगा और K+NO3- से जुड़ जाएगा और बन जाएगा PbI+KNO3, यही होगा? यस सर। यस सर। यस सर। तमन्ना यहाँ पर कोई बॉन्ड्स ना टूटे या बने नहीं है, यहाँ पर कोई बॉन्ड्स टूटे नहीं है और बने नहीं, यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, जो ऑफ आयंस, सिंपली क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिससे दो नए कंपाउंड बन गए हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड टूटे नहीं, कोई बॉन्ड बने नहीं, ये रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। अब देखो ये रिएक्शन को देखो, N2 + H2 इट फॉर्म्स NH3। अब यहां पर क्या है, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, और NH के बीच में क्या बन गया है? सिंगल बॉन्ड। अब देखना यहां पर क्या हुआ है, पहले N और N का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, फिर H और H का सिंगल बॉन्ड टूटेगा, और फिर N और H में बॉन्ड बनेगा। यही लाइन लिखी थी ना, एक बार पढ़ लो दोबारा से लाइन, क्या लिखी थी उसमें? सर लाइन तो थी, जो टॉपिक है ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसकी बिगिनिंग हाँ में। हाँ बोलो बोलो, लाइन बोलो। कि chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances। ये देखो, तो यहाँ पर ब्रेकिंग हुई बॉन्ड की और यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें ब्रेकिंग भी इन्वॉल्व है और फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व है। जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड्स बनेंगे नहीं। तो ये उसके कहने का मतलब है कि ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड को टूटना है और बॉन्ड को बनना है, इसलिए ये रिएक्शंस क्या होती है, मॉडरेट रेट पर होती है, मतलब ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। बट आयोनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब मैं करोजन की अगर बात करूं, करोजन भी एक रिएक्शन ही है, केमिकल रिएक्शन ही है, यस और नो? हाँ जी सर। बट ये क्या होती है, वेरी वेरी स्लो, दिस इज वेरी वेरी स्लो। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, वेरी फास्ट, मॉडरेट या वेरी वेरी स्लो। तो वेरी फास्ट में आती है आयोनिक रिएक्शंस, वेरी वेरी स्लो सॉरी मॉडरेट में कौन सी आ गई, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यस और नो? यस सर। और वेरी वेरी स्लो में करोजन टाइप की रिएक्शंस आती हैं जो बहुत ही धीमे से चलती हैं, बहुत ही स्लो चलती हैं। ठीक है क्लियर है सर। मेरी बात? हाँ जी। हाँ, और कुछ पूछना है? सर नहीं रस्टिंग सर, भी बस। वेरी स्लो में ही आ जाता है ना? अरे रस्टिंग क्या बातें पूछता है, रस्टिंग और करोजन में फर्क क्या है? एक टाइप के सेम ही है। तो आयरन की बात हो या किसी की बात हो तो रस्टिंग है, अगर किसी और की बात हो रही तो करोजन है। करोजन मतलब सारी रिएक्शन, ठीक ना? एक सेकंड, अभी ये लेक्चर हुआ शुरू, जा रही है आवाज? हाँ जी, आ रही मेरी आवाज? यस सर। यस सर। हाँ बोलो, और कुछ पूछना है तमन्ना, फिर हम शुरू करें? नहीं सर, मतलब वो ऐसे भी कोई भी लाइन पिकअप करके हमें कह सकता है कि इसकी कुछ भी, जस्टिफिकेशन या मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन दो। कुछ भी आ सकता है, तुम्हें कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है,
जिस चीज को सोचोगे ना ये नहीं पूछ सकता, वो वही पूछेगा एग्जाम के अंदर। सर मुझे एक ऐसी लाइन में डाउट है। हाँ पूछो। सर ये चैप्टर 3 में एक लाइन है, सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, इसका मीनिंग बता दो। बिल्कुल सही है। अब देखो NaCl जो है, क्या वो कभी Na और Cl2 की फॉर्म में टूटता है? कभी NaCl? कभी नहीं। ठीक है, हमेशा NaCl अगर टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में टूटेगा, यस और नो? यस सर। तो वो यही कहना चाहता है गानिया कि आयोनिक कंपाउंड्स आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट होंगे, ना कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डिसोशिएट नहीं होंगे, वो जब भी डिसोशिएट होंगे आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट होंगे, ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस की फॉर्म में। ओके सर। क्लियर है? तो संडे Yes, कौन कौन आ sir. रहा है फुल केमिस्ट्री टेस्ट देने? बिकॉज टेस्ट इज रेडी, फुल केमिस्ट्री टेस्ट इज रेडी। सर मैं वाह। आ रही हूँ। बहुत सर बढ़िया। मंडे सर, या मैं भी फिर आ रहा हूँ। सैटरडे ले लो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर या मंडे ले लो या सैटरडे ले लो, संडे जरूरी मतलब लेना। हमेशा मतलब नहीं कहीं सर ना कहीं सैटरडे ले हमारी लो, एक दिन कुंडी- पहले ले लो, वही कह नहीं, रहा मैं हूँ। वैसे पूछ रहा हूँ आदित्य, हमेशा कहीं ना कहीं कुंडी अटकती है हमारी, है ना? नहीं सर मतलब वो ऐसे होता है, एक संडे ही तो होता है जिस दिन बाहर जाने का प्लान बनता है। ओए होए होए, क्या भाई, तुमने देना है, तुम सैटरडे रेडी हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने ठीक है बोलना है सर। सैटरडे मेरा टेस्ट ठीक है ready सर, सैटरडे ठीक है। ठीक है। सबको कन्वीनियंट है सैटरडे आ जाओ, मुझे कोई यस दिक्कत नहीं सर, सैटरडे को। ठीक है सर, सैटरडे। ठीक है। ठीक है। तो ये उन्होंने हाथ खड़े किए हैं जो ऑफलाइन दे रहे हैं टेस्ट, और ऑनलाइन कौन कौन दे रहा है टेस्ट? अब ऑफलाइन वाले हाथ नीचे कर लो, ऑनलाइन वाले हाथ खड़े कर लो, सिर्फ ऑनलाइन वाले। सर मैंने भी ऑफलाइन देना वो पहले। हाँ ठीक है राजगरण, डन। ऑनलाइन वाले सिर्फ हाथ खड़े कर लो, ऑनलाइन वाले। हाँ जी दिवांशी, तुम्हें ऑफलाइन में क्या तकलीफ है? दिवांशी भेज रहे हैं। तो मेरी बात करवा देना, उसके बाद ही मैं वो चीज कंसिडर करूंगा। ओके सर। हाँ, नहीं तो मैं ऑनलाइन टेस्ट तुम्हारा नहीं ले सकता हूँ। हाँ जी बानी, तुम भी पेरेंट्स से बात करवा देना अगर तुमने ऑनलाइन टेस्ट देना है तो। ओके सर। बस बाकी सब। सर टेस्ट है। हाँ बोलो बोलो तमन्ना। सर टेस्ट मुश्किल है, प्लीज नहीं बता बिल्कुल दो। भी नहीं, मेरा टेस्ट मुश्किल होता ही नहीं है। टेस्ट मजेदार अच्छा है, वाला मुश्किल है। तो नहीं है। हाँ थ्योरी है या दिमाग लगाना पड़ेगा? दिमाग तो देखो हर टेस्ट में मेरे लगाना ही पड़ता है, जहां पर इंस्पिरेशन एकेडमी लिखा हुआ आ जाता है ना, वहां पर दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि तुम आओ और यहाँ पर टेस्ट लिख के चले जाओ, इतना भी नहीं होगा। ठीक है, और कौन कौन टेस्ट दे ही नहीं रहा है वो भी हाथ खड़े कर लो, ये हाथ नीचे कर लो बाकी सारे। कौन कौन टेस्ट दे ही नहीं रहा है? चलो, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बैच में हैं सारे टेस्ट देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चॉइस नहीं है कि टेस्ट नहीं देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन की चॉइस है, बट ऑनलाइन तभी जब तुम्हारे पेरेंट्स से बात हो जाएगी। तो कुछ के पेरेंट्स से मेरी बात हो चुकी है और बाकी ऑफलाइन आ रहे हैं, बाकियों को देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो जल्दी से कल वाला टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। बोलो किस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करेंगे, बोलो। कल वाले टेस्ट में डिस्कस करते हैं। सर 6th का आंसर बता दो प्लीज। सर ये 6th का बता दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है पीरियड में जाने पर ना एक्स और वाई बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप में जाने पर पी और क्यू बढ़ रहे हैं, यस और नो? यस सर। अब बताना है एक्स वाई पी क्यू क्या होंगे। पीरियड में जाने पर पहली बात तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, यस और नो? मेरे को तो Yes, ऑप्शन sir. नहीं मिल गया। Yes, sir. यही का correct मैंने answer भी है। यही किया। सर पीरियड मैंने में जाने Yes, sir, पर यही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, एटॉमिक साइज ग्रुप में जाने पर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी ग्रुप में जाने पर बढ़ता है। सही है सर। बोलो क्लियर है? यस। सर 6th का ए पार्ट आएगा। सर बी क्यों नहीं है? नेक्स्ट बोलो। बी क्यों नहीं है सर? बी क्यों नहीं है? कभी भी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता ही नहीं है पीरियड में तमन्ना। मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में नहीं बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में बढ़ता है तमन्ना। मैंने मेटेलिक पी कैरेक्टर का क्यू मतलब ले होता लिया है पहले सर। tendency- क्या? मैंने पी क्यू ले लिया पहले, उसने एक्स वाई बोला था। हाँ तो फिर वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। मेरा और हर अगर बार तुमने की पी तरह और उल्टा क्यू भी चूज आंसर किया है। तब भी गलत है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती नहीं है ग्रुप में, वो कम ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ
नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करना है? 13th क्वेश्चन का थर्ड वन। 13th क्वेश्चन का थर्ड, स्टडी द डाटा of the following three categories A, B, C. From the given three categories A, B, C, pick the one which forms a Daubinier triads. जल्दी से बताओ कौन सा Daubinier triad है? A. Category A is a Daubinier triad. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड रुकना, Yes, sir. एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? Yes, Yes, sir. Sir. हाँ, तो पहला पार्ट हो गया ए कैटेगरी। नेक्स्ट,
Why did Mendeleev place elements of category A, B, C in Due to three their groups? different atomic Different atomic mass. masses. डिफरेंट एटॉमिक मासेस के बेटर मैं कहूंगा कि डिफरेंट Different मतलब chemical डिफरेंट properties. केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकता हूँ. इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स डिफरेंट है. सर दोनों लिख भाई दिए। सर मैंने कैटेगरी ए दोनों को लिखे देखो. हैं। कैटेगरी ए, एक सेकंड, कैटेगरी ए को देखो. लिथियम ऐसे ऑक्साइड्स बनाएगा, मतलब वो बनाएगा E2O टाइप के ऑक्साइड्स. कैटेगरी बी में आऊंगा तो वो बनाएगा EO2 के ऑक्साइड्स या E2O ऑक्साइड्स बनाएगा. कैटेगरी सी में आ जाऊंगा तो ये बनाएगा तुम्हारा EO3 टाइप के E2O3, सॉरी यहाँ पर कर दिया, E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा. सेम हाइड्राइड्स है, तुम कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी डिफरेंट है, इसलिए मेंडलीव ने को एब्स में प्लेस किया था. और कोई आंसर किसी ने लिखा हो और डिस्कस करना चाहता है वो अपना आंसर बोलो. यही है सर. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ तो बोलो फिर क्या मतलब इसमें क्यों उसने डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है? क्योंकि इनकी Sir, atomic केमिकल mass. प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हैं. यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जो ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ये बनाते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है, इसलिए मेंडलीव ने इनको तीनों को अलग कैटेगरी में रखा है. थर्ड पार्ट, is Newland law of octaves applicable to all the three activities categories? Give reason to justify your answer. बोलो. No. सर No, सिर्फ sir, ए पे है because क्योंकि it वो is एप्लीकेबल applicable- अप टू कैल्शियम है. सिर्फ Yes, sir. ए पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो वैलिड है, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो नहीं चला था. यस और नो? यस Yes, यस sir. सर। लाइट एलिमेंट्स के लिए आप और ये क्वेश्चन भी बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है. तुम देख लो बोर्ड 2020 ने कितना स्मार्ट मूव लिया है. उसने मेंडलीव भी चेक कर लिया तुम्हारा, उसने तुम्हारा न्यूलैंड भी चेक कर लिया, और उसने तुम्हारा वो तो चेक कर ही लिया, डॉबिनियर भी चेक कर लिया. यस और नो? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो. सर नेक्स्ट 14th बोलो. डिस्कस कर दो, एक बार चेक करना है। An element X has a total of 31 nucleons. Nucleons का मतलब होता है nucleons is equal to number of protons plus number of number of protons और number of neutrons को combined बोलते हैं nucleons. तो 31 nucleons है, 31 nucleons है, तो प्रोटॉन मान लो X है, 16 तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स है, तो X की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी होगी? 15 15 इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,5. डिटरमाइन द ग्रुप एंड पीरियड. तो ग्रुप हो गया 15 और पीरियड हो गया 3. 3. गिव द फॉर्मूला ऑफ द आयन फाउंड बाय एलिमेंट X. गिव द फॉर्मूला ऑफ आयन फाउंड बाय एलिमेंट X -3. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सर आयन फॉर्म्ड मतलब केटायन या आयन वाला नहीं पूछा था उसने? हाँ जी. सर X+5 भी नहीं हो सकता. तो बेटा अनायन ही पूछा उसने, फॉर्मूला मांगा है ना उसने, फॉर्मूला मांगा है उसने आयन का, तो उसने कटायन सर- आयन थोड़ी पूछा उसने, तो फॉर्मूला सर, मांगा है मैंने कि जिस लिख तरह का दिया। भी आयन बनेगा उसका फॉर्मूला बताओ. कि X एक नॉन मेटल है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा विद मेटल, तो मेटल की जिसकी नहीं, वैलेंसी गलत. 3 है वो नहीं, एल्युमिनियम है, तो नहीं, AlX। नहीं, 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 मैंने- नहीं. हाँ जी राजकरण. सर यही लिखा है. दोनों अनायन और कटायन दोनों लिख दिए. बोलो. X-3 और X+5 और X-3 दोनों लिख दिए. राजकरण तुम्हारी आवाज कट के आ रही है, बोलो. सर मैं कह रहा था मैंने X-3 और X+5 दोनों लिख दिए क्योंकि वो फास्फोरस था मैंने इस हिसाब से. मुझे राजकरण आवाज ऑडिबल नहीं है. सर वो मैंने किसी को X- उसकी आवाज ऑडिबल है तो बता दो मुझे वो क्या पूछ रहा है. सर वो कह रहा है सर कि उसने फॉस्फोरस सोच के X+3 भी लिखा है और X-3 भी लिखा है. पहली बात, फोस्फोरस सोचकर अगर लिखना था तो फोस्फोरस में फिर +5 +3 फिर +5 लिखते हैं. सर +5 ही लिखा है. अगर लिखना था तो X सर उसमें +5 लिखते, +5 ही लिखा है, वो कह रहा है. फिर ठीक है, बट मैं समझ गया हूँ, बट कंसिडर मैं इस बार कर लूंगा, बट पेपर में मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ऑलवेज गो विद X-3. 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना हमेशा.
नेक्स्ट बोलो। सर, मेरी जो आवाज है Sir, तुम्हें seven. वैसी आ रही है जैसे रेगुलर हम क्लास में आते हैं तब? सर बीच Yes, में sir. कभी कभी सर थोड़ी बीच lag बीच हो में रही है। जा मुझे ही बात रही है। बताओ, स्क्रीन भी लैग हो रही है आपकी थोड़ी। मतलब बीच में प्रॉब्लम आ रही है? अब हाँ जी ठीक है सर, सर, क्या ठीक हो है रही है? अब स्क्रीन लैग ठीक कर है। रही है थोड़ी अभी थोड़ी। ठीक आ रही है, हाँ बस जी, तो स्क्रीन सर थोड़ी ठीक लैग आ कर रही रही है। अब भी ठीक। ना क्या आ रही है? सर अभी भी कट रही है। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही सर नहीं आ रही। टू 30 मैं एकेडमी पे हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। यस सर। अब आ रही है मेरी आवाज तुम्हें? यस सर आ रही है। यस सर। यस सर। एक सेकंड रुको और बेटर करता हूँ मैं। Lights are on. हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? यस आ रही सर। है सर। अब बेटर है पहले से? यस सर। यस सर। ठीक है। चलो, स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जो तुम्हारा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 17th क्वेश्चन का सी पार्ट डिस्कस कर दो। 17th क्वेश्चन कह रहा है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स increases while that of halogens decreases as we move from top to bottom. कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है? कौन सा सर प्रिंटिंग पहले एरर है? डिक्रीज होती है, सर पहले डिक्रीज होती है। हाँ जी किसकी? वो होती है सर। सर ठीक है क्वेश्चन। सर ठीक है क्वेश्चन तो। सर बिल्कुल पहले सही है। डिक्रीज नहीं होती। सर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक क्योंकि सेकंड, डाउन द एक ग्रुप सेकंड डिक्रीज यार, होती है। सर वो एक बी सेकंड। पार्ट में है। एक सेकंड, तमन्ना क्या पूछना चाहते हो? बोलो पहले। सर इसके बी पार्ट में वो पहले डिक्रीज नहीं होएगी। तो मुझे एक यस बात सर, बी बताओ, पार्ट में प्रॉब्लम है। यार एक सेकंड चुप रहोगे? अगर फ्लोरीन से क्लोरीन गए, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो मुझे बताओ नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी क्या हो रही है? सर नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो मतलब रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो फिर इसमें इंक्रीज डिक्रीज का क्या सीन है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। सेकंड पार्ट में सर मेरे को तो मैं कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ अभी? पता नहीं, आपकी आवाज एको हो रही है बहुत ज्यादा सर। तुम एक काम करना, मेरी बात सुनो। अभी 228 हुए ना, तो मुझे एग्जैक्टली 230 पे रिक्वेस्ट भेजो, मैं घर जाके लगाता हूँ। मैं एक्चुअली एकेडमी पे हूँ, तो मैं घर जाके क्लास लेता हूँ फिर, ठीक है? यस ओके सर। ओके यार एक सर। मिनट, मैं बाहर जाके लेता हूँ। एक सेकंड रुको जरा, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर ही आ जाएगा नेटवर्क सही से। तो मैं लेता हूँ बाहर जाके। अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ तमन्ना, अब आ रही है इको? नहीं अब ठीक है। हाँ अब बोलो, तुम क्या पूछ रहे हो? कहाँ पे एरर है? फर्स्ट पहले बताओ, ए पार्ट में कहाँ पर सेकंड error है? पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट तो पार्ट मेरे में को तो लगा नहीं आप है कहीं पर? सेकंड कह नहीं 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 नहीं। हाँ जी बोलो। किसी को फर्स्ट पार्ट में डाउट है तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर बता देता हूँ। कौन बताएगा? केमिकल रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की इंक्रीज करती है जबकि हैलोजन की डिक्रीज करती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जब डिक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी हैलोजेंस पे डिक्रीज करती है। गलत है। हाँ जी कोई और? सर मैं बताऊं? हाँ जी ये मेटल्स में हाँ जी गाने। क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और नॉन मेटल्स की डिक्रीज होती है।
तो ए पार्ट में यही तो पूछा क्यों? सर मैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैलोजेंस और मोर बोलने दो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको है। जब मैंने तेरे को बोला वंश जेठी भी बोलने के लिए, वो बोल रही है ना आंसर, 2 मिनट वेट कर ले। क्योंकि reactivity of metals refers to tendency to lose electron और down the group। बिल्कुल ये लिखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल रेफर्स टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और नीचे जाते हुए हम इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती है, और नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और वो पीरियड में बढ़ती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, अब सेकंड पे आ जाते हैं। द केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, इसमें क्या गलती है? सर पहले डिक्रीज होती है। पहले डिक्रीज होती है। यस सही कह सर। रहे हो, सही कह रहे हो। लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर जाते हुए अच्छा एक सेकेंड, हाँ डिक्रीज आएगा, क्योंकि मेटल्स की तो डिक्रीज होगी और नॉन मेटल्स की बढ़ेगी, तो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस आएगा। सही कह रहे हो। बी पार्ट में सर मैंने उसी के बेसिस पे आंसर लिखा है, पहले कोई डिक्रीज नहीं, फिर तुम्हें ग्रेस मिल इंक्रीज। जाएगी बी पार्ट में, डोंट वरी। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। इसका सी पार्ट भी एक बार डिस्कस कर दो। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। ये तो इजी है। Cl माइनस में कितने 18 होंगे, 2,8,8। O माइनस 2 में 10 हो जाएंगे, 2,8। कैल्शियम प्लस 2 में हो जाएंगे 18, 2,8,8, और एल्यूमिनियम प्लस 3 में 2,8। Which of these ions have neon and which have argon gas configuration? तो Cl माइनस की आर्गन गैस, कैल्शियम प्लस 2 की आर्गन गैस, और O माइनस 2 और Al प्लस 3 की नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। सही है? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज सर बोलो। 17 के फर्स्ट पार्ट में मैंने इन शॉर्ट बोला तो वही था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट नहीं है यहाँ पर, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है फिलहाल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी लेने की और छोड़ने की हो रही है, एंड दैट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी टू शेयर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर ए पार्ट में। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। 19th का फर्स्ट। 19th पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। Atoms of 8 elements A, B, C, D, E, F, G, H have same number of electronic shells. जिसका मतलब ये सारे पीरियड में होंगे, पीरियड में, but different number of electrons in their outermost shell. ठीक है। It was found that element A and G combined to form an ionic compound. इसका मतलब A यहाँ पर ग्रुप 1 में होगा और G यहाँ पर ग्रुप 17 में होगा, बाकी अभी देखते हैं। Which can also be extracted from sea water. Confirmed हो गया, NaCl मिलता है सी वाटर से, तो डेफिनेटली A is in group 1 and G is in group 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे this compound is added in small amount to almost all the vegetable dishes during cooking। पता लग गया मुझे नमक का ये। Oxides of element A and B are basic in nature। तो A और B डेफिनेटली मेटल्स हैं, तो उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, जबकि E और F के एसिडिक हैं, तो मतलब ये ग्रुप 16 हो गया। The oxide D is almost neutral। इसका मतलब ये ग्रुप 14 को बिलोंग करेगा। ठीक है। Based on the above observations, to which group and period of the periodic table do the listed element belong? They belong to third period number 3 और group number 1, 2, 3, 13, sorry 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। Yes sir। Yes sir। Clear है? Yes sir। What would be the nature of compounds formed by combination of B and F? B और F के combination से भी क्या बनेंगे? Ionic compounds। Ionic। बिल्कुल। Which of these elements could definitely be metals and which are likely to be non-metals? Definitely metals होंगे A और B वाले। A और B। ठीक है। और definitely non-metals होंगे F and G। E, F, G, H। E, F, G, H भी कह सकते हो, F, G, H भी कह सकते हो, F, G भी कह सकते हो। Next, which of one of the 8 elements is most likely to found in gaseous state at room temperature? तो हम कहेंगे G। हम कहेंगे G। G भी ठीक है, H भी सही है, G भी सही है, H भी सही है। Yes or no? Yes sir। Next,
if the number of electrons in the outermost shell of elements C and G be 3 and 7, number of electrons in the outermost shell of C and G be 3 and 7, write the formula of the compound for the combination. तो C पे चार्ज होगा +3, G पे चार्ज होगा -1. CG3. तो formula will be CG3. CG3. Yes, sir. Yes, sir. और बोलो, और कोई बस, डाउट? sir. No, sir. No, sir. No, sir. बस, और कोई डाउट नहीं है इसमें? इजी द टेस्ट? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट आ जाते हैं आगे हम किस पे अपना Life process की DPP DPP1. DPP1. लाइफ प्रोसेसेस पे आ जाते हैं। तो क्या तुमने पूरा चैप्टर लर्न कर लिया कि सिर्फ अभी न्यूट्रिशन वाला पार्ट ही लर्न करके उसकी डीपीपी की है? सर आधा हो गया, 2 टॉपिक्स हो गए। ओके, दो ही किया अभी topic। तुम्हारी मर्जी है, तुम न्यूट्रिशन करके उसकी डीपीपी करना चाहते हो या तुम उसके बाद रेस्पिरेशन करके उसकी डीपीपी करना चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो डीपीपीस कर रहे हो वो लर्निंग के साथ करनी है, वो ओपन बुक नहीं करनी है कि हाँ बुक खोल के आंसर्स लिख रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और तुम्हारा टेस्ट जो है इसका मेरे ख्याल से कब है? 29 को है ना? अगले हाँ Thursday. जी। अगले थर्सडे। काफी टाइम दिया मैंने इसके बीच में, है ना? हाँ Yes, जी। Yes, sir. तो sir. मैंने असाइनमेंट्स भी इंक्लूड की होंगी, मैं भी लगता है। Yes, हाँ sir. जी। Yes, तो sir. बस ठीक है, तुम ये देख लो कि अब तुम इतने दिनों बाद ये टेस्ट देने वाले हो तो ये तुम्हारा याद होना चाहिए अच्छे से, इसीलिए तुम्हें इतने दिन दिए गए हैं इस टेस्ट के लिए। Yes, sir. चलो, Yes, sir. पहले Sir. 1 to 20। हाँ जी बोलो तमन्ना। सर आप प्लीज फाइनल कर दो, टेस्ट कब है? टेस्ट सैटरडे होगा तमन्ना। सर फिर हम संडे दोबारा आएंगे, नहीं, क्यों? हमने मेडल्स लेने हैं सर। हाँ तो वो सैटरडे को दे देंगे ना हम वो Sunday सैटरडे को ही देंगे ना तमन्ना। ठीक है। टाइम वो सर? इसलिए संडे बोला था ताकि तुम संडे टेस्ट देने आओगे, तो इसलिए संडे को हो जाएगा वो चीज। बट अब तुम सैटरडे आ रहे हो तो सैटरडे हो जाएंगे वो चीजें। ठीक है सर। बोलो तमन्ना। Sir, timings क्या रहेंगी? टाइमिंग्स मैं बता दूंगा तुम्हें, कल डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल डीपीपी 1 डिस्कस कर लें। 1 to 20 में बोलो डाउट्स। 1 to 20। Sir, 1st और 12th. 19. फर्स्ट, डिफाइन हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन? कोई बता सकता है हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक दूसरा नाम है हेलोफाइटिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही बोलते हैं हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट कौन सा? 12th। हाँ जी सर। नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड नॉट डाइजेस्टेड इन स्टमक। कौन सा कंपोनेंट है फूड का जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं? नहीं। फैट्स। Sir, fats, carbohydrates. फैट्स कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो, बिल्कुल। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन्स तो डाइजेस्ट होते हैं स्टमक में, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते डाइजेस्ट। नेक्स्ट बोलो 1st 20 में। 20th का B part. 16 नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। डिफ्यूजन। बिल्कुल सही है, द आंसर इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट कौन सा? सर 20th का B part. हाउ डू प्लांट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल? ये इसका आंसर वैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है, तो ये काट सकते हो बी पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल मींस यूज करते हैं प्लांट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मींस, वैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है बट वो चैप्टर नहीं आना तुम्हें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मींस है वैसे इसका आंसर। और कोई डाउट है फर्स्ट 20 में? Sir, 14th. नो सर। 14th हाउ डू प्लांट्स चेंज देयर शेप विद, ये भी वैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही है, तुम्हें बताया था। प्लांट्स अपनी शेप को बाय सडन लॉस ऑफ वाटर, बाय गेनिंग और लॉस ऑफ वाटर, बाय पानी को लूज करके या पानी को गेन करके जो प्लांट्स हैं वो अपनी शेप को चेंज करते हैं। सर फिर ये तो स्टोमेटा वाले टॉपिक में भी आ ही जाता है ना? कह सकते हो। हाँ जी, कौन सा? सर क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 even when we are not doing any apparent activity we need energy, justify giving reason। अच्छा बानी, मुझे एक बात बताओ कि तुमने मान लो खाना खा लिया, ठीक है, खाना खा के तुम सो गए, क्या सोने उठने के बाद तुम्हें फिर से भूख लगती है? यस सर। अब तुम चले तो हो नहीं कहीं पर,
तुम तो कहीं भी नहीं चले जहां पर तुम्हारी एनर्जी यूज हुई और तुम्हें फिर से भूख लगी हो, तो तुम तो सो गए थे सीधा खाना खा के, तो फिर तुम्हें दोबारा भूख क्यों लग रही है? इसका मतलब हमारी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, जो कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, उनको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो चाहे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, चाहे हम सो ही रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है डाइजेशन, कि खाना जो है वो डाइजेस्ट होता रहता है इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो दैट इज व्हाई इवन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, वी नीड एनर्जी। ओके सर। हाँ जी, कोई और बताना चाहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? यही लिखा सर। सर इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी वर्क कर रहे होते लाइक बिल्कुल, हार्ट भी वर्क कर रहा होता है, ठीक है, ब्रेन भी वर्क कर रहा होता है। इंटरनल बॉडी पार्ट्स की वर्किंग के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो फर्स्ट 20 में। नो सर। ओके, 21 to 37। सर 23rd का ए पार्ट। 30 and 31। 21। 21। What is internal energy reserve in plants? Starch. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Humans में glycogen. ग्लाइकोजन। Do the animals have same energy reserve? No. Animals में energy reserve क्या होता है? Glycogen. Animals का energy reserve है glycogen, plants का energy reserve है starch. ओके सर। Next बोलो। सर इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? यही बस, प्लांट्स को बेसिकली स्टैटिक रहना है, मूव नहीं करना, तो उनका एनर्जी रिजर्व एनिमल्स की एनर्जी रिजर्व से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट कौन सा है? सर 23rd का ए पार्ट। Give reasons for the following. Why is diffusion not sufficient to meet oxygen requirements of all the cells in multicellular organism? ये तो एनसीईआरटी का है ना मेरे ख्याल से। एनसीईआरटी पहला ही क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? Why is diffusion not sufficient to meet oxygen requirement of all the क्योंकि cells? सर हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट कभी एनवायरनमेंट से होते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी के सारे पार्ट्स का डायरेक्ट एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए खाली डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमारी बॉडी में स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, जो ये काम करती है, ऑक्सीजन को जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो इसका सिंपल आंसर है, और तुम एनसीईआरटी की वर्डिंग्स को एज इट इज पढ़ोगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें, पढ़ना तुम्हें एज इट इज और लर्न तुम्हें एज इट इज करना है। यहाँ पर तुम्हारी वोकैबुलरी और लर्निंग काम करती है बायो में। मैं आंसर समझा देता हूं कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये मेन आंसर है इस चीज का। नेक्स्ट बोलो सर 29। 30 और 30। 29th. In an experiment to prepare a temporary amount of leaf peel, staining of leaf peel is done before putting a drop of glycerin. Why? क्योंकि अगर तुम स्टेन नहीं करोगे तो तुम्हें माइक्रोस्कोप के अंदर वो विजिबल पार्ट जो तुम देखना चाहते हो पार्ट्स वो नहीं दिखेंगे, तो स्टेनिंग रिक्वायर्ड होती है ताकि हम जो ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, वो जो पार्ट्स देखना चाहते हैं लीफ के, वो हमें क्लियरली ऑब्जर्व्ड हो। सर यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि वो स्टेनिंग पहले क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कुछ भी, सिर्फ स्टेनिंग पूछा गया कि स्टेन क्यों करते हैं, मतलब उस स्लाइड को स्टेन क्यों करते हैं। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट 30. Explain why only turgid leaf is selected for preparation of temporary mount of a leaf peel. कौन बताएगा जी? Why only turgid leaf is selected for the preparation of temporary mount of leaf peel? क्योंकि उसकी स्टेनिंग इजीली हो जाती है। बिल्कुल, बिकॉज उसकी स्टेनिंग जो है वो काफी इजी हो जाती है एज कंपेयर टू द अदर लीफ। नेक्स्ट, डेविड ऑब्जर्व टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। He found two type of nucleated cells. Name the cells observed by him. कौन से cells observe किए हैं डेविड ने? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स और सोचो, एपिडर्मल और कोई आंसर देना चाहेगा? हाँ जी, और कोई आंसर देना चाहेगा इसका? नो सर। 2 टाइप्स तुम्हें मिलेंगे बिल्कुल, एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स।
ये दो टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे तुम्हें, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स। नेक्स्ट बोलो। 35th 46 तक बोलना सिर्फ अभी। 35th, नेम द ऑब्जर्व्ड पार्ट्स ऑफ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील व्हेन इट इज फोकस्ड अंडर लो पावर। बताओ लो पावर में क्या क्या दिखेगा तुम्हें? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और एपिडर्मिस न्यूक्लियस। सेल एंड स्टोमेटा। सेल वॉल दिखेगी और क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और हाई पावर में क्या देखोगे? सर सारे ऑर्गेनेलीज। बिल्कुल सारे ऑर्गेनेल्स दिख जाएंगे तुम्हें, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एपिडर्मल सेल्स भी दिखेंगे तुम्हें, गार्ड सेल्स भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा फिर। नेक्स्ट। सर 32 में एक डाउट है। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे पूछा है कि गार्ड सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं, वो क्या होते हैं? ये नहीं करना तुमने, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गार्ड सेल्स नहीं है अभी हमारे उसमें। सर इसमें ये लिख तो सकते हैं सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और वैक्यूल। लिख सकते हो, बट वैसे इसके अलग से भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि नॉट इन कोर्स राइट नाउ। अभी के लिए लिखना तो वो लिख सकते हो जो तुम बोल रहे हो, सेल वॉल वगैरह। यस सर। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर 46 का बी पार्ट। 46 से पहले तो नहीं है किसी को कोई डाउट? 40th Assume you are a veterinary doctor and you had removed a good length of small intestine of a bear that was suffering from an intestinal tumor. Now, would you suggest a plant-based or meat-based? तो मैं उसको meat-based diet दूंगा Meat. because उसको It is digest easier to करना easy digest. होता है, जबकि plant-based के लिए cellulose होगा, cellulose को digest करने में time लगेगा, जिसके लिए length लंबी होनी चाहिए थी intestine की। तो मैं उसको meat-based diet जो है करूंगा after his recovery. Yes or no? क्योंकि Yes, उसकी sir. digestion जो है वो easy होती है as compared to the plant-based diet. ये आया था कॉन्वेंट बीआरएस नगर का क्वेश्चन है, ये प्री बोर्ड में आया था पिछले साल या उससे पिछले साल आया था बीआरएस नगर कॉन्वेंट में। नेक्स्ट बोलो। 46 का बी पार्ट। 46 का बी पार्ट, पेनक्रियाज एक्ट एज बोथ। ये तो तुम्हें अब वैसे तो उसमें मैंने समझाया था कि पेनक्रियाज जब इंसुलिन रिलीज करते हैं तब वो एंडोक्राइन बिहेव करते हैं बिकॉज वो ब्लड में देते हैं, और पेनक्रियाज जब पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, और पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? अमाइलेज, लिपेज और ट्रिप्सिन। तो वो कहाँ पे जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो डक्ट्स के थ्रू जाती हैं, इसलिए पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। बट अब तुम्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कट चुका है, तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, बट मैंने करवाया हुआ, अगर तुम्हें याद होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डुअल ग्लैंड्स करवाए थे मैंने। डुअल ग्लैंड्स, उसमें पेनक्रियाज आते हैं, टेस्टिस आते हैं और ओवरी आती हैं। 3 आर डुअल ग्लैंड्स। याद है कुछ के भूल गए हो? यस सर। याद है सर। ओके। अगर तुम्हें मेरा एक चीज याद हो, मैं टेस्ट जो फर्दर है यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उन्हीं के चेक करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके टाइम पर आए गए हैं, सेकेंडली मैं उन्हीं के टेस्ट चेक करने वाला हूँ जिनका होमवर्क उन चैप्टर्स का दिखेगा मुझे। अगर होमवर्क नहीं तो टेस्ट नहीं, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट बोलो। 56 तक का बी पार्ट। सर 48th का बी पार्ट। 49 सेलुलोज एक्ट एज अ रफेज इन मैन बट सर्व्स एज अ गुड न्यूट्रिएंट्स इन काउ। तू अगर सेलुलोज खाएगा तो तेरी इंटेस्टाइन लंबी होनी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब तू खा तो लेगा बट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, यानी उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। यानी अगर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो तेरी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो तेरे लिए वो एज अ रफेज है, कोई फायदा नहीं है। बट काउ की इंटेस्टाइन, क्योंकि हमने बोला हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन जो है लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, तो वो उसको डाइजेस्ट करेगी, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तो इसलिए उसकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा, बट तेरी बॉडी में एज अ रफेज काम करेगा, क्योंकि तेरी इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है, तो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। डाइजेस्ट नहीं हुई तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। 49 का बी पार्ट, इसमें सर सेटअप नहीं है। यहाँ पर वैसे सेटअप नहीं है बट उसमें KOH है, तुम एनसीईआरटी में देख सकते हो। ये वाला सेटअप है बेसिकली जो एनसीईआरटी में इट्स क्लियरली गिवन। तो एनसीईआरटी के अंदर जो है, हाँ बिल्कुल, उसमें KOH रखा जाता है, ये वाली एक्टिविटी है, ये KOH रखा जाता है यहाँ पर। और KOH इसलिए बिकॉज वो हाइग्रोस्कोपिक होता है और जितना भी मॉइस्चर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है सर। तो ये एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मे बी यहाँ पर फिगर मिसिंग है। नेक्स्ट बोलो DPP 1 में। सर 61। एक सेकेंड। सर 56 का है। 56, the largest gland
the gland that secretes digestive enzymes as well as hormone. pancreas है ये, pancreas. लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर. लिवर नहीं है ये, मेरे ख्याल से pancreas. एक सेकंड. लार्जेस्ट ग्लैंड का पार्ट अलग है ना. दो पार्ट्स हैं ना. अच्छा, द वो लार्जेस्ट सर ग्लैंड लिवर, द हाँ द ग्लैंड, बिल्कुल सही है, वो वो pancreas है. 55 का भी ये पार्ट मिक्स हुआ है ना उसमें. ठीक है, मैं समझ गया 55 के पार्ट्स हैं ये. नीट एंड लेबल डायग्राम तुमने एलिमेंट्री किनार पर ये सब लेबल करना है वहां पे. यस. ठीक है. नेक्स्ट बोलो. तो 57th का थर्ड पार्ट. ड्रॉ द क्रॉस. ये नहीं करना, वेस्कुलर फोटोसिंथेसिस नहीं करना, मैंने काट दो इसको. ओके सर. इससे प्रिंट हो गया है. नेक्स्ट बोलो. 61. हाउ इज अनयूज्ड एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स? स्टार्च की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सर हाउ में क्या लिखेंगे? सर 62. इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सर 60. 60 लीफ आएगा सर इसका. 60 कौन सा? सर 62. व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? लीफ. लीफ. लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस. ओके सर. नेक्स्ट. सर 68. 68. 66 का कोई डाउट है किसको? सर 63rd का बी पार्ट. On which type of food does salivary amylase acts in buccal activity and write the name of the initial product due to action of amylase. बोलो किस पे salivary amylase काम करती है? Starch. स्टार्च के ऊपर. और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करती है? Sugar. स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है, बिल्कुल सही है. तो राइट द नेम ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट ड्यू टू एक्शन ऑफ amylase. शुगर. नेक्स्ट. सर 66 का सी पार्ट. 66 का सी पार्ट. व्हाट इज द फंक्शन सर्व्ड बाय गैस्ट्रिक स्प्रिंटर? गैस्ट्रिक स्प्रिंटर मसल जो होता है वो देखो स्टमक के बाद खाना कहां पर जाता है? आफ्टर स्टमक. Small intestine. गैस्ट्रिक स्प्रिंटर जो होता है वो ये रेगुलेट करता है कि खाना कितनी अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए. ऐसा नहीं सारा का सारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा. धीरे धीरे जो खाना है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज किया जाएगा और उसको देखता है गैस्ट्रिक स्प्रिंटर की कितनी अमाउंट में वो खाना जो है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होना चाहिए स्टमक से. एनल स्प्रिंटर क्या करता है बता सकते हो? अनडाइजेस्टेड कंट्रोल करता है. अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एनस के थ्रू, जब लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में जाता है और एनस से हमारी बॉडी के बाहर जाता है तो वो कितनी अमाउंट में जाना चाहिए उसे एनल स्प्रिंटर रेगुलेट करता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड कितनी अमाउंट में हमारी बॉडी से बाहर जाना चाहिए. दैट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्प्रिंटर. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है ये भी क्वेश्चन. ओके सर. नेक्स्ट बोलो. 71. सर 71. It was found that the leaves of the plant stated get whittled. Name the tissue which might have been blocked. तो इसका xylem blocked हो चुका है. Xylem blocked हो चुका है मतलब प्लांट मुरझा गया, पानी नहीं मिला. पानी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम करता है. तो जाइलम टिश्यू जो है वो उसका ब्लॉक हो चुका है और इसका रोल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट. सर वो तो अगर 71. एक मिनट, कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ जी बोलो. सर वो अगर फ्लोएम ब्लॉक हो जाएगा सर तो भी तो मुरझा ही जाएगा. मुरझाता नहीं है, उस केस में प्लांट कमजोर पड़ जाता है. मुरझाना पानी की वजह से होता है प्लांट का. ओके सर. हाँ जी नेक्स्ट बोलो. 71. सर 71. How are viruses living when they do not show movements? ये भी एनसीईआरटी में है. हाँ जी क्या आंसर आएगा? How are viruses living Because they when... do not show. हाँ जी कोई बताना चाहता है आंसर? क्योंकि वो विजिबल मूवमेंट्स नहीं शो कर रहे होते बट लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. एग्जैक्टली क्योंकि वो विजिबल मूवमेंट्स जो हमें क्योंकि हमारा मैकेनिज्म यूज करते हैं वो बॉडी का, तो विजिबल मूवमेंट्स नहीं होते हैं बट लाइफ प्रोसेसेस जो है उनके वो वर्क कर रहे होते हैं. ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बता देना. एनसीईआरटी का ही है, फर्स्ट पेज पे मिलेगा तुम्हें ये. नेक्स्ट बोलो. 65th का सी पार्ट. 65th ऊपर कहाँ पहुंच गया? मैं पूछ के नहीं चला था ऊपर से पहले. How is the required pH maintained in the stomach and small intestine? तो गैस्ट्रिक जूस में HCl जो है वो तुम्हारा एसिडिक करता है फूड को और स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा जो बाइल जूस है वो अल्कलाइन कर देता है. तो ऐसे मेंटेन होता है पीएच स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में.
स्टमक में एसिडिक चाहिए होता है हमें पीएच, तो HCl कर देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें अल्कलाइन बेसिक चाहिए होता है तो वो लिवर का बाइल जूस कर देता है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। सर 88। सर 80। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? पैरासिटिक। पैरासिटिक। और पैरासाइट। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में पैरासिटिक। पैरासिटिक, बिल्कुल। सर 80th। 80th। 80th. What is the common among cascata, ticks and leeches? They all are parasitic mode of nutrition. ओके सर। NCERT पढ़ी नहीं है लगता है इस चैप्टर की, सब कुछ NCERT में दिया हुआ है, सब कुछ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे जैसे न्यूट्रिशन हो रहा है वैसे वैसे NCERT भी रीड करो साथ साथ। और मैं देख रहा हूँ 2 ही बच्चे NCERT रीड कर रहे हैं, एक गान्या और एक तमन्ना, वो ही पूछते हैं NCERT की लाइनों के एक्सट्रैक्ट, बाकी किसी को इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। नेक्स्ट बोलो कौन सा? सर 85। 84th का बी पार्ट और सी। 84th का बी पार्ट, बट इसमें ये येलो बॉक्स है, ये तुम येलो बॉक्स कल पढ़ के आना, अगर नहीं समझ आया तो मैं डिस्कस कर दूंगा। जो प्लैग जम जाता है ना तुम्हारे दांतों के ऊपर, वो बेसिकली डेंटल कायरीज है, और कैसे जमता है, वो बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लैग के अंदर। तो ये तुम पढ़ के आना, येलो बॉक्स है NCERT का, बी और सी दोनों। अगर येलो बॉक्स में बता दूंगा तुम्हें, अभी पढ़ के आना, नहीं समझ आया तो मैं समझा दूंगा ये क्वेश्चन। सर पढ़ा था, समझ नहीं आया था। कहाँ पे दिया बता मुझे NCERT में? सर 1 मिनट, पेज में बताता हूँ आपको। और चल अभी पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या तुझे समझ नहीं आया इसमें। सर 100 पेज पे। ये गिवन है, अब बता तेरे को क्या समझ नहीं आया। डेंटल कैरीज और टूथ डिके का मतलब है ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल। इनेमल का सॉफ्ट होना, उसको बोलते हैं टूथ डिके। इट बिगिंस, कैसे होता है? जब बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं माउथ में, जब शुगर उनको मिलती है तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो सॉफ्ट करता है और हमारे जो इनेमल है उसको करोड करता है। ये नहीं समझ आया तेरे को नंदन? सर ये वाली लाइन नहीं समझ आई थी, सेकंड डीमिनरलाइजेस। तो डीमिनरलाइजिंग मतलब उसके जो मिनरल्स हैं वो लूज हो जाते हैं इनेमल के, और वो करोड़ होना शुरू हो जाता है। ये तो हमने उसमें भी किया है एसिड बेसिस में, कि जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ इनेमल जो है वो करोड़ होने लगता है। अब क्या कह रहा है? मासेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म अ डेंटल प्लैग। तो ये डेंटल प्लैग होता है, यानी बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो, और जो फूड पार्टिकल्स जो बचे होते हैं फूड माउथ के अंदर, वो हमारे टीथ के ऊपर आ जाते हैं डेंटल प्लैग की फॉर्म में। और सलाइवा कैनॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेग कवर्स द टीथ। तो प्लेग टीथ की कवरिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो सलाइवा है वो पहुंच नहीं पाता ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके एसिड को। तो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग एंड removes the plaque before the bacteria produce acid. क्लियर है? यस सर। तो ये पढ़ लेना, डेंटल कायरीज में दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है डे टू डे लाइफ में। सर लिम्फ भी बता दो प्लीज। लिम्फ जब ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे तो लिम्फ भी डिस्कस कर लेंगे तमन्ना। हेमोडायलिसिस भी पढ़ा है ना, वो एक्सक्रीशन में डिस्कस कर लेंगे। आज न्यूट्रिशन का दिन रखते हैं ना। और कोई डाउट? सर 84 का ए पार्ट। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टूथ विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ये छोड़ सकते हो, ओके सर। इट्स नॉट इन द सिलेबस। सर 87th की जस्टिफिकेशन। If a plant is releasing carbon dioxide and taking in oxygen during the day, does it mean that there is no photosynthesis occurring? ऐसा नहीं होता है। होता क्या है गान्या? हमें पता है प्लांट्स में 2 तरह के प्रोसेस हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस चल रहा है, एक रेस्पिरेशन चल रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन को लेकर अपना जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। पहले प्रोसेस में ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहा है और दूसरे में वो ले रहा है। होता क्या है? क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन से ज्यादा होता है, उससे क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है, बट रेस्पिरेशन के लिए जो चाहिए होती है वो कम होती है। तो जो बची हुई ऑक्सीजन होती है आफ्टर रेस्पिरेशन के लिए जितनी भी चाहिए, जो बची हुई ऑक्सीजन है वो प्लांट बाहर एनवायरनमेंट में दे देता है, जिसको हम लेते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट तुम्हें जो ऑक्सीजन दे रहा है ड्यूरिंग द डे, इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस,
बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर एज कंपेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से जो बची कुछ ही ऑक्सीजन होती है वो प्लांट क्या कर देता है, बाहर दे देता है। कुछ तो यूज कर लेता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और बाकी बची हुई ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। सर मुझे आपका पॉइंट क्लियर है, लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा नहीं गिवन। उल्टा गिवन है। इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, ये उल्टा गिवन है। प्लांट इज टेकिंग इन, उल्टा आएगा, उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे ले रहा है, ये उल्टा क्वेश्चन छपा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, उल्टा छप गया है। ओके सर, क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है सबको डीपीपी 1? यस सर। इट मींस अपने न्यूट्रिशन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, है ना? हाँ जी यस सर। सर। बहुत बढ़िया। जो तो काम कर रहे हैं उनका मुझे पता है, बट जो यहाँ पर रह के भी काम नहीं ना कर रहे, इस बैच में रहकर भी काम नहीं कर रहे हैं, बेटा उनकी बारी है बहुत जल्द आने वाली है एकेडमी पे। वो सारी सच्चाइयां निकलने वाली है बाहर कि कौन कितने पानी में और कौन कितने पानी से ऊपर चल रहा है। रिधिमा, तुमने होमवर्क भेज दिया मुझे डीपीपी 1 का? सब करा हुआ है पर भेजा नहीं अभी तक। बेटा उसकी आरती उतार लो घर पे ना, उसको कॉपी को सामने प्रभु के जहाँ पर मंदिर है ना वहां पर लगाकर उसकी एक आरती उतार लो अच्छे से। सर लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए थे और वो अभी कंप्लीट कर रहे मैं हैं। तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम उसकी आरती उतार लो, बिकॉज मुझे तो सपने आने हैं। मैं तो महापुरुष हूँ, जानी जान हूँ, परमेश्वर हूँ। मुझे तो पता लग जाएगा कि भाई कर लिया है उसने होमवर्क, बिना भेजे ही पता लग जाएगा मुझे। और कौन कौन ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा, जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, और किस किस ने डीपीपी 1 का होमवर्क नहीं भेजा है? हाँ जी, बानी क्यों नहीं भेजा होमवर्क? सर बस भेजा नहीं, मैंने किया हुआ है, अभी भेज देती हूँ। हाँ बेटा, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मैं तो महापुरुष हूँ, अंतर्यामी हूँ मैं तो। मुझे तो ऐसे ही पता लग जाना किसने होमवर्क किया और किसने होमवर्क नहीं किया। ये लास्ट चांस है। युवराज भारद्वाज, तुम भी सुन लो और सारे सुन लो। होमवर्क नहीं आया मेरे पास मतलब तुम इस बैच से बाहर हो, फिर तुम नॉर्मल बैच में आओ। तुम इस बैच को डिजर्व नहीं करते हो, सिंपल सी बात है। तुम सारे हीरो ही बने हुए हो कि हम तो भाई अच्छे बैच में आ गए हैं, उससे नंबर आ जाने ना। जैसे नंबर पढ़ने से आने हैं ना कि अच्छे बैच में आने से आने हैं। तो हीरो कम बनो और होमवर्क भेजा करो। बाकी पागल नहीं है जो होमवर्क भेज रहे हैं। चलो कल मिलते हैं। कल क्या करोगे? सिर्फ रेस्पिरेशन और डीपीपी 2 अच्छे से। ओके सर। तो कल के लिए ओनली रेस्पिरेशन एंड ओनली डीपीपी 2, उसमें कम ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है। सर हाँ जी। सर न्यूट्रिशन से डायग्राम्स हमें एक एलिमेंट्री करने आना है बस। क्यों? उसका लीफ का आ सकता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स, टोमेटा, अमीबा, अमीबा का जो है फूड वाला डायग्राम वो भी आ सकता है। पैरामीशियम का तो नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है। ओके सर। चलो कल मिलते हैं विद रेस्पिरेशन डीपीपी 2। ओके सर। ओके ओके, बाय सर। बाय बाय।